प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको बता रहे थे पिछले वीडियो में फतुहात फिरोज शाही के बारे में। उससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था बरनी के बारे में, ईसामी के बारे में। बात चल रही है निरंतर वीडियोस में सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की, और आज इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं इब्न बतूता, जिसकी किताब का नाम है किताब रहला। रहला के नाम से अक्सर जानी जाती है, किताब रहला के नाम से। उसका एक यात्री के रूप में जो उसने उस समय का इतिहास लिखा, उस समय की बातें लिखी, वह इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से कितनी उपयोगी रही और उसने किन किन बातों का जिक्र किया। अभी तक हमने आपको जैसे ईसामी के बारे में बताया, वो खुद जो है तुगलक के शासनकाल में रह के किताब लिख रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने खुद फतुहात फिरोज शाही लिखी, यह एक तीर्थयात्री था। तो यानी अलग अलग दृष्टिकोणों से उस समय का इतिहास लेखन किस तरह से जो है महत्व रखता है, ये हमें समझने का मौका मिलता है। तो इब्न बतूता फिल्म आई थी 1.5 इश्क किया, उसमें एक गाना भी था, इब्न बतूता एक पैर में जूता, आपने सुना होगा। तो इब्न बतूता मूल रूप से मोरक्को का एक तीर्थयात्री था और इस्लामी जो धर्मशास्त्र है उसका विद्वान भी था, और मक्का मदीना की यात्रा करते हुए बसरा, सिराज, कुफा, हरबला, बगदाद, खुरासान, हिरात होते हुए 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जिसे जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। उसके द्वारा बरनी के समान ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु एक यात्रा वृत्तांत स्मरण के रूप में लिखा गया है। यानी बरनी जिस तरह से शुद्ध इतिहास लेखन की जिस तरह से बात करता है उस तरह से तो नहीं है, क्योंकि वह निश्चित रूप से वो यात्री था और यात्री का कोई मकसद जो है इतिहास लिखना भी नहीं होता। वह अपने समय की बातें देखता है और कुल मिला के अपनी विचार वो लिखता है। उसके द्वारा अनेक देशों की यात्राएं भी की गई। इस कारण वह किताब रहला नामक संस्करण में तुलनात्मक इतिहास प्रस्तुत करता है। मोहम्मद तुगलक द्वारा उसे प्रारंभ में दिल्ली का काजी बनाया गया और लंबे समय तक सुल्तान की सेवा में रहा। 1342 में उसने अपना दूत बनाकर सुल्तान ने चीन भेजा, किंतु मार्ग में उसका जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सौभाग्य से उसके प्राण बच गए। इसके उपरांत उसने मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा, चीन, बगदाद, सीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, मक्का की यात्रा की। मोरक्को के सुल्तान अबू इनान मरेनी के प्रोत्साहन पर उसके संस्मरण को लिपिबद्ध किया गया, जिसका संपादन जुजिये द्वारा 1355-56 में पूरा किया गया। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की जानकारी का मुख्य आधार उसका व्यक्तिगत सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण था। मोहम्मद तुगलक से पूर्व के सुल्तानों की जानकारी सद्र जहां कमालुद्दीन, मोहम्मद बिन बुरहाउद्दीन और तत्कालीन विद्वानों से प्राप्त की। यद्यपि उसके वृत्तांत में हसन निजामी, सिराज, अमीर खुसरो, बरनी आदि का उल्लेख तो नहीं मिलता है, किंतु 14वीं शताब्दी के भारत के इतिहास की जानकारी का यह एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके वृत्तांत में भारत के भूगोल, भारत की जलवायु, तब के पक्षी, फल फूल, तत्कालीन समय का सामाजिक व्यवहार, तत्कालीन समय का शासन प्रबंध, तत्कालीन समय के वैदेशिक संबंध आदि का उल्लेख पूर्ण विवरण मिलता है। राजधानी परिवर्तन का भी जो है इब्न बतूता बड़ा रोचक वर्णन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईसामी जो है उसकी उस राजधानी परिवर्तन का ही विवरण कितनी उससे करता है, उसका दादा गुजर जाता है, उसी तरह यह भी जो है उसका वर्णन करता है। वह दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखता है कि दिल्ली के 4 नगरों पुरानी दिल्ली, सीरी, तुगलकाबाद और जहांपना का उल्लेख करता है। उसके वृत्तांत में समकालीन गांव के शासन प्रबंध का उल्लेख भी है। वह गांव को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बताता है। वह दिल्ली के दरबार को भी आंखों देखा वर्णन करता है, दिल्ली के जो दरबार था उसका भी आंखों देखा वर्णन करता है। और सुल्तान के दिल्ली के महल का नाम दार-ए-सरा बताता है, जिसमें अनेक द्वार होते थे। सुल्तान घुटनों को मोड़कर ऐसे बैठता था जैसे नमाज के समय बैठा जाता है। वह एक और सुल्तान की दानशीलता की प्रशंसा करता है
तो दूसरी ओर उसके निर्दयी व्यवहार को भी चित्रित करता है, निर्दयी व्यवहार, निर्दयी स्वरूप को भी बताता है। वह इस काल की जो दंड व्यवस्था थी उसका भी उल्लेख करता है। वह रबी और खरीफ की फसलों का वर्णन करता है, यानी तत्कालीन खेती की वर्णन करता है। यातायात के लिए घोड़े का कैसे प्रयोग किया जाता था उसका वर्णन करता है। जौहर प्रथा का वर्णन करता है, सती प्रथा का वर्णन करता है, दास प्रथा का वर्णन करता है, विधवाओं की स्थिति का वर्णन करता है। यानी इन सब का, जबकि एक यात्री अगर जब कोई आता है तो वहाँ तत्कालीन समाज को समझ पाना इतना आसान नहीं होता। इसका मतलब तत्कालीन समाज में ये प्रथाएं भी जो है काफ़ी हद तक विद्यमान थी और उसे दिखाई देती है और वो उसका वर्णन करता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से इसका लेखन इम्पोर्टेंट है, विश्वसनीय है। हालांकि उसके ग्रंथ में कई कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी सल्तनत कालीन इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से यह ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है।